चलें बच्चों, आगाज़ करें हम। रेडी हो आप लोग? चलें बच्चों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों। अच्छा यार देखो, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आज का जो सेशन है, हमारे पास जो आज का सेशन है उसको सुकून से लेके चलते हैं, सही है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर हम अपना पेपर चेक करवाना चाह रहे हैं। मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट करी है एक बार कि भाई एक काम ये कर लो, एक बार ये सेशन अटेंड कर लो, इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि फेल हुए क्यों, सही है। और वो पैसे सेव कर लेना अपने जो आई कैप को दोगे। सबसे पहला काम हमारा ये है, हमारा हमारा बस आप समझें कि हमारे सिर्फ आज के सेशन के दो एजेंडाज़ हैं। पहला एजेंडा ये है कि यार ये हम इस सब्जेक्ट में है ना फेल हो क्यों रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा एजेंडा ये है कि हमने ये असेस करना है कि यार अब हमारे पास जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सही है। और बड़ी ही एडहॉक और कस्टमाइज लेवल की हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेटजी बनाएंगे, सही है। कंपनी लॉ का भी होगा, कंपनी लॉ का भी होगा, सही है। अच्छा, पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे बच्चों, मुझे सबसे पहले ये बता दो, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, सही है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपका परसेप्शन क्या था? बिल्कुल थोड़ा सा हिस्टोरिकल एनालिसिस कर लेते हैं भाई, सही है। थोड़ा सा पिछले 3-4 महीने को रिवाइंड करते हैं सुकून से, और थोड़ा सा ये असेस करते हैं कि भाई हमारे पास ये जो सब्जेक्ट था इसमें आपका परसेप्शन क्या था। मिक्स ऑफ बोथ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल। अच्छा जी, मिक्स सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल है, यस यस यस, और जजमेंटल है, यस बिल्कुल सही कह रहे हो। केस स्टडीज़ हैं जो कि हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। ड्राफ्टिंग के बगैर आप पास नहीं कर सकते। कॉन्सेप्चुअल पेपर है, मुश्किल है, एक अटेम्प्ट में नहीं निकलता, और इसके अलावा एक वर्ड से आंसर जो है वो आपका चेंज हो जाता है। परसेप्शन ये था कि जी बुक का रट्टा लगा लो तो पास हो जाएगा। आपने एज अ थियोरेटिकल लेके चले, इसको मेमोराइज करने की कोशिश की और फेल हो गए। ये कुछ परसेप्शंस थे ना हमारे। इसके अलावा भी कोई परसेप्शंस है? सुकून से लेके चलते हैं बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं हो। मैं पिछले अटेम्प्ट का पूरा पेपर भी करा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर सॉल्व करो तो पेपर पास हो जाएगा, ये परसेप्शन था, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर सॉल्व करो तो हमारे पास जो है वो पेपर पास हो जाएगा बच्चों। और इसके अलावा क्या था? कोई परसेप्शन था इस सब्जेक्ट के बारे में कि थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है? अच्छा, ये हमारे पास था। अच्छा, जब आपके पास, अच्छा बच्चों अब ये बताना, अब मुझे एक चीज़ बताना, अगर परसेप्शन ये था इस सब्जेक्ट के बारे में, तो 6 महीने 4 महीने इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा कैसे, किस तरीके से पढ़ा? और फिर हम एक और कॉलम आखिरी में ये बना लेंगे कि भाई एक्चुअल में पेपर आया कैसे। देखिए, जब तक ये 6 महीने का हम नहीं देखेंगे, जब तक इसको नहीं देखेंगे तो अच्छा, हमने 6 महीने करा ये कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेक्चर्स देखे, फिर हमने जो है वो उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस करी, क्लासेस ली और टॉपिक को याद कर लिया, प्रैक्टिस नहीं की। 6 महीने में हमने प्रैक्टिस नहीं की मेरे बच्चों। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आइज़ा की लिंकिंग नहीं की, लेक्चर्स देखते रहे एक सीक्वेंस में लेकिन चीज़ों को लिंक नहीं किया। मॉक नहीं दिए, टेस्ट नहीं दिए, मॉक और क्विज़ेस अटेम्प्ट नहीं किए। बार बार एक चीज़ आ रही है, क्वेश्चंस देख के लगता था कि जी आता है। एक जो ये आती है ना हमारी कि जी मुझे सब आता है। मिक्स स्टैंडर्ड्स नहीं किए। अच्छा, अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, पेपर आया कैसा? पेपर कैसा आ गया? जब पेपर में बैठे, एक होता है ना यार कि आप जाते हो पेपर में और आप कहते हो पेपर पढ़ के कि यार मैं पास कर जाऊंगा। अनएक्सपेक्टेड था, फुल कॉन्सेप्चुअल था, लिंकिंग थी, जजमेंटल था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बहुत मुश्किल था। बच्चों देखो, ये सही डायरेक्शन में आंसर नहीं किया रहा, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर नहीं लिखा। ये पता ही नहीं था, श्योरिटी नहीं थी कि जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा। बेहतरीन बच्चों, यार देखो ये पूरा पेज भर गया यार मेरे बच्चों। पैटर्न से थोड़ा सा हटके था, सोचने में बहुत टाइम लग गया, बस लिखते गए। बच्चों अब मेरी बात सुनना, ये मैं अगले 2 घंटे भी आपके साथ बैठा बस सिर्फ इस पेज को भरता रहो ना, हम ऐसे 10-15 पेज भर देंगे। आपको समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में थोड़ा सा, और डिफरेंट जो बच्चा है हमारे पास उन सब की बातें अगर मैं सुनूं तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ मेरे बच्चों, अगर इस पेपर को पास करना है, सबसे पहले अपना परसेप्शन जो है वो ठीक करना पड़ेगा, सही है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट का परसेप्शन आपको ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद जो हमारे पास अगले 2-3 महीने हैं उसकी एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनानी होगी। और पेपर किसी लेवल का भी आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर अनएक्सपेक्टेड था तो इसका सॉल्यूशन ये है, इसकी स्ट्रेटजी ये है कि मैं इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करूं और पास्ट पेपर्स के बियॉन्ड जाके प्रैक्टिस करूं और उसको बाकायदा तौर पे अटैम्प्ट करूं, और ये समझो कि वाकई में पेपर में सवाल आया है तो मैं चेक कर सकता हूं कि जी मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। प्लस किसी बच्चे ने कहा कि यार वो मिक्स स्टैंडर्ड्स आए थे, सही है। जब मिक्स स्टैंडर्ड्स आए थे तो इसका मतलब ये है कि जो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो मुझे रिविजन करना पड़ेगा वो मिक्स स्टैंडर्ड्स का करना पड़ेगा। तो यहाँ तक कुछ बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है हमें कुछ
तभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बच्चों, तभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यार मैं एक जो काम बड़ा ज़बरदस्त करने जा रहा हूँ ना इस बार। देखें यार, वापस से वो 100-150 घंटे लेक्चर 2-3 महीने बचे, वो लेते रहोगे, वो पता ही नहीं होगा कि वही परसेप्शन जो पुराना बना होगा उसी को लेके चलोगे वही 6 महीने। एटलीस्ट एक काम ये कर लो, मेरे साथ बैठ के क्विकली रिवाइज़ कर लो। जब रिवाइज़ करोगे तो पुराना वाला जो आइज़ा है वो भी लिंक करते रहेंगे, प्लस जो हम इस बार एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, सही है, जो पास्ट पेपर्स के बियॉन्ड होंगे, जो पास्ट पेपर्स के बियॉन्ड होंगे, सही है, उसमें से अगर लास्ट अटेम्प्ट का आप सवाल देखें तो एक सवाल MSA 1 का आया है। लास्ट अटेम्प्ट में एक सवाल जो हमारे पास आया है वो MSA 1 का सवाल है, आपको पता है। तो लास्ट अटेम्प्ट में जो हमारे पास एक सवाल आया है वो MSA 1 का सवाल था, सही है। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ों को आपको डिफरेंट तरीके से ना एनालाइज करने की कोशिश करेगा और बहुत लेवल पे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले हम वापस से एक हेडिंग बनाते हैं भाई, सबसे पहले वापस से हेडिंग बनाते हैं, परसेप्शन इस सब्जेक्ट का। सुन लो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुन लो जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हाईली कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल पेपर है। इसमें स्टैंडर्ड्स आपस में लिंक्ड होते हैं और इसमें ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर जाके कुछ मार्क्स हासिल करने के लिए कुछ पॉइंट्स का आपको रट्टा लगाना, आप रट्टा लगा लेना। सिर्फ रट्टा लगा के पेपर पास नहीं होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत 10 सालों से कह रहा हूँ, सही है। सिर्फ रट्टा लगा के आपका ये पेपर जो है पास नहीं हो सकता, ठीक है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें, इस सब्जेक्ट का परसेप्शन बिल्कुल क्लियर रखें कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है, बड़ा ही लॉजिकल है, चीज़ें आपस में लिंक्ड है, ड्राफ्टिंग है और इसके अंदर जो है, और मैं सारी की सारी चीज़ें आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सेकंड चीज़ हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों वो ये है कि अगले 2-3 महीने हमने क्या करना है, अगले 2 से 3 महीने हमारे पास जो टाइम बचा है वो क्या करना है। अगर सही है, एक काम कर लोगे ना, टॉपिक को मेरे साथ बैठ के अगर एक रिवाइज कर लोगे और फिर जो मैं आपको क्विज और मॉक दूंगा जो इन एडिशन टू हमारे ICAP के पास पेपर्स है, सही है, उसको अटेम्प्ट कर लोगे और फिर वापस से मेरे साथ बैठ के जो है इसकी हम ड्राफ्टिंग लाइव क्लास में करने। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लाइव क्लास में करते रहें ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स का मैं आपको एक प्लान दे दूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा पहले उसका ऑब्जेक्टिव आइज़ा 200 है, अगले का ऑब्जेक्टिव लेट से आइज़ा 315 है, और फिर हमारे पास अगला ऑब्जेक्टिव आइज़ा 240 है। तो जब हम आइज़ा 240 का मॉक कर रहे होंगे, आइज़ा 240 का मॉक कर रहे होंगे, तो मुझे बताओ क्या 200 के अंदर भी फ्रॉड का वर्ड आता है? क्या आइज़ा 200 के अंदर फ्रॉड का कॉन्सेप्ट है? अच्छा, क्या आइज़ा 315 के अंदर जो मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं और असेस करता हूं, और आइज़ा 240 के हिसाब से भी मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं और असेस करता हूं, क्या दोनों में सिमिलैरिटीज़ है? सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आप किस चीज़ का रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हो? फ्रॉड का। तो जब मैं आइज़ा 240 का आपको क्विज दूंगा तो उसकी जो लिंकिंग हो रही होगी वो 315 और 200 के साथ हो रही होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फिर जब हम आगे बढ़ेंगे और फिर फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपर्ट की तरफ जाएंगे, सही है, तो फिर एक्सपर्ट का सवाल जो है वो हमारा आइज़ा 200 पेपर में उसने और फिर जब आप पेपर में बैठेंगे तो चूंकि आप इतनी एक्सटेंसिव और डिफरेंट वेरिएबल लेवल की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, पेपर आपको अनएक्सपेक्टेड नहीं लगेगा यार, सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कह दूँ, सही है, ये जो आपके पास सवाल, ये जो लास्ट टाइम का पेपर है, इसमें से 70 से 80% पेपर जो है वो एग्जामिनर ने आज तक कभी आपसे नहीं पूछा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उसने इस लेवल का सवाल आपसे पूछा है। 70 से 80% पेपर कभी भी उसने पास्ट पेपर्स में, अगर आप देखेंगे तो पास्ट पेपर्स में उसने ये चीज़ नहीं पूछी है। इंजाम, अच्छा, अगर एक बच्चा ऐसा है वो कहता है सर मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ख़राब है, सही है, और मैंने लास्ट टाइम में सही से नहीं पढ़ा था और मसला हो गया था, तो मेरे भाई आपके पास पोर्टल होगा तो उसके अंदर पूरे रेगुलर के बैच तो है ना, आप वो देखिएगा लेक्चर जो हमारा प्लान होगा, और प्लान के बाद जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो आप उसको क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। आपने पढ़ भी, लेक्चर ले भी लिया होगा, मेरे साथ बैठ के रिवीजन भी कर लिया होगा। रिवीजन के दौरान जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी रिसॉल्व हो जाएंगी। जब इतनी लेवल पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अगला टारगेट ये होगा हमारी असेसमेंट, कि क्या हम क्विज और मॉक को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्लियर है आप यहाँ पे? रिवीजन रजब अगले हफ्ते से स्टार्ट होगी और लास्ट वीक से हम ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुके हैं। यार बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात करूँ, हम अभी मई के स्टार्ट में है ना, मई, जून, जुलाई, हमारे पास कितने हफ्ते हैं? 12 हफ्ते हैं ना। हम हर वीक में एक टॉपिक को भी लेके चलें, क्या नहीं हो सकता? हम एक टॉपिक भी लेके चलें तो मैं 30 जुलाई के एंड पे जो है, अच्छा इस टॉपिक का मतलब क्या है, हर हफ्ते हमारा टारगेट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने रेगुलर बैच का लेक्चर देखना है, आप रेगुलर बैच का लेक्चर देख लें, स्मार्ट लेक्चर है, बड़े ज़बरदस्त हैं, सही है। उसके बाद जो है हम फ़ौरन से उसको जो है लाइव क्लास में बैठ के रिवाइज कर लेंगे। जितने भी सवाल आपके होंगे वो सारे के सारे एड्रेस हो जाएंगे, मैं प्रॉपर रिवीजन करा दूंगा। प्लस उसके बाद अगला टारगेट क्या होगा, उसी वीक में आपको एक क्विज दिया जाएगा,
सही है, या एक मॉक दिया जाएगा, वो क्विज मॉक आपने अटेम्प्ट करना है, आपकी टेस्टिंग होगी और देन उसके बाद जो हमारा आखिरी मरहला होगा वो होगा इसी लाइव क्लास में इसकी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यार क्या हमारे पास 12 अगर की टॉपिक को भी अगर मैं देखूँ तो आपको नहीं लगता यार मई जून जुलाई में 3 महीने आराम से कर सकते हैं? समझ आ रही है? तो अगले आपने पूरे ऑडिट के बारे में सोचना ही नहीं है, आपने लिंकिंग के बारे में सोचना ही नहीं है, आपने लॉजिक के बारे में सोचना ही नहीं है, आपने ड्राफ्टिंग, आपने ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मेरे ऊपर छोड़ देनी है। जो मैं आपको स्मार्ट प्लान दूंगा अगर इसको फॉलो कर लोगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, बड़ा डिसिप्लिन के साथ, सही है, बहुत ही सुकून और डिसिप्लिन के साथ अगर पढ़ोगे। देखो यार बच्चों मेरी बात सुनो, हम जो है ना इस सब्जेक्ट में हम जो है नॉर्मली जो है आप जब इंसान जब फेल होता है ना तो बहुत मायूस हो जाता है, सही है। और इस्लाम में बड़ा एक चीज़ क्लियर है ना यार कि जी मायूसी कुफर है, सही है, बिकॉज का मतलब है आपका अल्लाह से ईमान ही उठ गया, ठीक है। अगर आप एक चीज़ करना चाहते हैं ना यार बच्चों, देखें मायूस ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी मायूस ना हो, लेकिन ये चूँकि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो थोड़ा सा ये सोचें कि यार मैं फ़ेल हुआ क्यों, सही है, मैं फ़ेल हुआ। आप में से जितने लोग आज ये कह रहे हैं कि जी हम ये सेशन पास, हम जो है ये पेपर पास हो चुका था हमारा, पता नहीं हमें समझ ही नहीं आ रहा क्यों फेल हुए, मैं आपको चैलेंज और गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज और गारंटी के साथ कहता हूँ, इस सेशन के एंड में आप कन्फेस करेंगे यस सर हमें अपनी गलती समझ आ गई है। सबसे पहले अपने 6 महीने को थोड़ा सा एनालाइज़ करो, रिवाइज़ करो। और सेकेंड चीज़ यार ये थोड़ा सा एक अपनी ज़िंदगी का है ना बच्चों, देखो मकसद के बगैर है ना, मकसद के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, सही है। किसी न किसी मकसद के तहत सीए कर रहे हो ना, या टाइम पास कर रहे हो? हाँ भाई यार देखो बच्चों, किसी न किसी मकसद के तहत हम सीए कर रहे हैं ना, या फिर हम टाइम पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम किसी मकसद की वजह से कर रहे हैं ना। सबसे बड़ा मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद ये है कि यार हमारे जो वालिदैन है ना, हमारे जो वालिदैन हैं यार वो खुश हो जाएंगे यार। वो आपको लगता है कि आपके वालिदैन को आपके सीए बनने के बाद आपका पैसा चाहिए होगा? यार बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा, सही है। आप अपनी सारी दौलत भी उनको दे देना, उन्होंने जो आपके लिए किया है ना वो कभी आप कॉम्पनसेट कर भी नहीं सकते, सही है। वो वालिदैन चाहते हैं क्या है यार? वो सिर्फ ये चाहते हैं यार कि हमारा बच्चा जो है ना वो कुछ बन जाए, सही है, वो कुछ बन जाए, बहन भाई का ख्याल रख ले, अपने आगे आने वाली नस्लों का ख्याल रख ले, सही है। ये उनका एक अल्टीमेट है। आपसे उनको 2 रुपये का फ़ायदा नहीं चाहिए बच्चों, सही है। और सिर्फ उनको ये है कि यार आप जो है वो कुछ बन जाए, ठीक है। अब मैंने बहुत से वालिदैन को ऐसे देखा है यार, जो उनकी ज़िंदगी में जो आगे जाके बीमारियाँ आती हैं, वन ऑफ द की रीज़न ये होता है कि यार वो जो है वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं। किस चीज़ की स्ट्रेस ले रहे होते हैं? अपने बच्चों की स्ट्रेस ले रहे होते हैं, सही है। तो कोशिश करें यार उस मकसद को सामने रखें, सही है। वो मकसद क्या है उसको सामने रखें और कोशिश करें कि यार जितना जल्दी कर सकते हैं ना, जितना जल्दी पेपर निकाल सकते हैं निकालें। कि यहाँ तक बात समझ आती है? तो अपने मकसद को कभी नहीं भूलना है यार। और जब मकसद पूरा करने जाते हैं ना, बहुत से चैलेंजेस हमारे पास आएंगे, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि यार वो चैलेंजेस हैं लेकिन अशरफुल मखलूक़ात हैं आप, सही है। जब तक एनालाइज़ नहीं करेंगे ना यार, नहीं तो वो गधे ही रहेंगे और बस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि जी आपकी मंजिल है क्या, सही है। तो कोशिश ये करें कि उसको थोड़ा सा सुकून से एनालाइज़ करें और सुकून से बैठ के असेस करें। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ यार, मैं सीए के 20 पर्चों में से 12 पर्चों में फ़ेल हुआ हूँ यार। मैं 12 पर्चों में फ़ेल हुआ, मैंने कभी हार नहीं मानी, सही है। और 12 पर्चों में 13 बार फ़ेल हुआ, सही है। मैंने ज़िंदगी में सीए करते हुए कभी भी हार नहीं मानी, सही है। उसके बहुत से ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि एक वालिदैन की ख्वाहिश थी यार कि बच्चा हमारा जो है वो कुछ बन जाए, सही है। तो मेहनत करते रहे। आप यकीन करें आपने वो मेहनत नहीं करी होगी यार जो मैंने मेहनत करी थी, सही है। और उस ज़माने में तो ना वो रिसोर्सेज होती थी, ना वो टीचर्स होते थे, ना वो ये पोर्टल होता था, ना ये ऑनलाइन लेक्चर्स होता था, ना यूट्यूब होता था, ना गूगल होता था। उस ज़माने में पढ़ना, चीज़ों के ऊपर कुछ नहीं पता होता था, लेकिन मेहनत करते गए, सही है। और मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी कि नहीं यार कुछ बनना है, सही है। अपने वालिदैन के लिए कुछ बनना है, आप माशरे के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो जब वो मकसद आपका क्लियर होगा ना यार, जब मकसद क्लियर होगा तो फेल होने के बाद है ना वो टेम्प्रेरी है यार, आगे जाके सक्सेस इंशाल्लाह बहुत है। क्लियर हो अमर? वो भी होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा जी बच्चों, अगर इजाज़त है तो स्टार्ट करें, पास पेपर डिस्कस कर लें यार। फुल वीक हुआ करेंगे ना? जी, ये पोर्टल भी होगा, प्लस रिवीजन भी होगा, प्लस ड्राफ्टिंग भी होगा, प्लस टेस्टिंग भी होगा, सब कुछ होगा। रिपीटर के लिए जो है वो अलग से होगा। भाई आप लोग रिपीटर नहीं है, मैं और आप एक ही हैं, सही है। तो कोई रिपीटर नहीं है यार, कल परसों तक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, सही है। अच्छा बच्चों चले आ जाए। नहीं आइज़ा उज़ैर, पोर्टल पे जो स्मार्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं वो आइज़ा 550 आपका पहला आइज़ा है। उससे पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने पूरे ऑडिट का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया है। चलो यार बच्चों आ जाओ। योर फर्म इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ VAL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ड्यूरिंग द ऑडिट प्लानिंग स्टेज द फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड। बच्चों अब स्टार्ट करें या कोई सवाल है तो मुझे बता दो, मैं आप लोगों को एड्रेस कर देता हूँ। कोई मजीद सवाल है तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को एड्रेस कर देता हूँ। जो भी चेंजेस हुई हैं वो सारी की सारी पोर्टल पे अपडेटेड है। लाइव क्लासेस नॉर्मली वीकेंड्स पे लाजमी होंगी और वीक डे में शायद एक बार होगी।
जिसने जो है वो स्मार्ट लेक्चर्स को लेके चलना है तो वो कैसे चलेगा, तो उसका आपको मैंने आपसे जो कहा कि जी हम एक स्मार्ट प्लान देंगे जिनकी जो वापस से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सही है, तो उनको स्मार्ट प्लान देंगे कि मई के फर्स्ट वीक से 30 जुलाई तक हमने इस कोर्स को कैसे कंप्लीट करना है। राजा भट्ट सिलेबस में क्या चेंजेस आई हैं, क्या चेंजेस आई हैं, पुरानी चेंजेस है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन इतनी मटेरियल चेंजेस नहीं है कि आपका 99% जो है वो ऑडिट चेंज हो गया। उज़ैर तनवीर बिल्कुल, जो हमारा पहला आयज़ा है वो आयज़ा 550 है, सही है, रिलेटेड पार्टी। और रिलेटेड पार्टी इसलिए पढ़ा है बिकॉज अगर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से मैंने आयज़ा 550 रिलेटेड पार्टी को लिंक करा दिया, सही है। जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है अगर उस सीक्वेंस में पेपर पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह जो है वो पेपर पास हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला बच्चे के फेल होने का ये होता है कि उसको सीक्वेंस ही क्लियर नहीं होती है। लाइबा मैं पब्लिक ग्रुप में भी कर दूंगा, मैं प्राइवेट ग्रुप में भी कर दूंगा, मैं दोनों जगह कर दूंगा, सही है। मुदस्सिर बिल्कुल चल जाएगी लास्ट टाइम की बुक। शकील मर्जी आपकी, आपने सॉफ्ट में रखनी है सॉफ्ट में दे दें, मैं सॉफ्ट में भी रख लेता हूँ। साइम अहमद मेरी एक बात समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास एक रेगुलर बैच के स्मार्ट लेक्चर्स हैं और जो आप बार बार कह रहे हैं स्पेशल, तो स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि जो लेक्चर्स हैं उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। ये जो लेक्चर्स हैं इसके ऊपर Q&A सेशन होगा उस टॉपिक के ऊपर, ये जो लेक्चर है उसके ऊपर क्विज़ होगा जिसकी टेस्टिंग होगी, चेक होगा और इन्हीं चीज़ों के ऊपर लाइव होगा। तो सर स्मार्ट लेक्चर्स में क्या होंगे, स्मार्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी कैफेट, CFAP 6, ACCA, अदर प्रोफेशनल बॉडीज़ के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे पास क्विज टेस्टिंग होंगे वो उसके एडिशनल होंगे, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? आप क्लियर हो भाई? और जाके मेरी ओरिएंटेशन चेक कर लेना, पिछले 4 सालों में ऑडिट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आई है और जो चेंजेस हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन है। मुदस्सिर बेटा मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं ऑडिट में करा रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इतने आप शायद कभी कर भी ना सको। ये कैफेट की बेटा वॉल्यूम 2 है, हर टॉपिक के ऊपर जो है वो आपके जितने पास पेपर्स हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो मौजूद हैं। ये आपके पास एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सही है, ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और ये आपके पास एडिशनल है और ये कितने पेज पे जा रहे हैं, ये 133 पेजेस तक तो सिर्फ ये जा रहे हैं आपके, जिसमें सारे के सारे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके अलावा भी कुछ और अटेम्प्ट्स के सवाल हैं जो कि ऑलरेडी पोर्टल पर अवेलेबल है और ये सारे पोर्टल पर सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं। और मज़ीद क्या करने जा रहे हैं, और मज़ीद ये करने जा रहे हैं कि जी मज़ीद जो हमारे इस बार क्विज टेस्टिंग होंगी। यस ईशा बिल्कुल इस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए और इसी सीक्वेंस में पढ़ाया है बेटा। जो बुक है आपके पास कैफ 8 वॉल्यूम 1 जो है वो आपके पास बुक है, सही है, जिसके अंदर आपके पास सारे डिटेल नोट्स आ रहे हैं। ये कैफ 8 वॉल्यूम 1 है, इसके अंदर आपके सारे डिटेल नोट्स आ रहे हैं। ये कैफ 8 की 60 पेज की 70 पेज की समरीज़ है जिसके अंदर जो है उसका हर टॉपिक का 1 पेजर आ रहा है। तो अगर आप आयज़ा 200 देखेंगे तो आयज़ा 200 जो है वो आपका चलेगा कुछ 6-8 पेजेस पे और समरी जो उसका स्मार्ट हैंड आउट होगा वो 1 पेजर होगा। वॉल्यूम 2 में जाएंगे तो आयज़ा 200 के ऊपर जितने सवाल आते होंगे आपको वो मिल जाएंगे और प्लस एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में मजीद आपको आयज़ा 200 के सवाल मिलेंगे। बिल्कुल इनफ है मेरे भाई। ये सारी की सारी एक PDF में अवेलेबल है, ये किताब का पार्ट है। जो कैफ 8 समरीज़ हैं ये सारी की सारी एक ही इसमें अवेलेबल है, ये पोर्टल पे भी है, ड्राइव पे भी है और ये बुक में भी है। जी पूछे बच्चों। शाजिल ऐसे भी कर सकते हैं, तभी मैंने आपसे दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार सही है मेरे पास कॉन्सेप्ट्स वगैरह मेरे ठीक है, बस मैंने क्विक रिवीजन करना है और क्विज मॉक जो है वो अटैम्प्ट कर लूँगा और ड्राफ्टिंग के ऊपर फोकस करूँगा, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पोर्टल का एक्सेस होगा, कोई टॉपिक आपने देखना आप देख सकते हैं। मुजम्मिल दोनों से पढ़ना है, पहले बुक से पढ़ना है फिर उसके बाद स्मार्ट हैंड आउट से पढ़ना है। हमारा बिल्कुल सीख जाएंगे बच्चों। अगर आपकी इजाज़त हो तो आप स्टार्ट करें। कोई और सवाल है? एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो पोर्टल पर है। यस सिर्फ पोर्टल वाली है यार, वो अलग से कोई फीस नहीं है भाई। बच्चों आप पेपर डिस्कस कर लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि पता चल जाए गलती कहाँ हुई है। चलो बच्चों अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट इन द अबव सिनेरियो। सही है। क्या ये सवाल आसान था मुश्किल था? ये कंपैरेटिवली एक आसान सवाल था बच्चों, ऐसा ही है। ये वाला सवाल आसान था और ये 9 नंबर का सवाल जो था ये वो सवाल था जो कि नॉर्मली एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मुझे फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द अबव सिनेरियो जो है वो एक्सप्लेन कर दो। तो ये कंपैरेटिवली हमारे पास जो सवाल था आसान था, ऐसा ही है। सवाल जल्दी से एक बार पढ़ लें बच्चों आप लोग। तो जब भी इस सवाल को ड्राफ्ट करना होता था तो इसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या होती थी? इसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक ये होती थी कि सवाल में एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता था, हमने वो लिखना होता था सवाल से और उसके बाद वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर को या तो इंसेंटिव या प्रेशर या अपॉर्चुनिटी या एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन के साथ क्या करना होता था, लिंक करना होता था और फिर उसके बाद बताना होता था कि फ्रॉड 2 किस्म की होती है, या तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ऐसा ही है बच्चों। तो इसका मतलब है जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो हमने क्या ड्राफ्टिंग टेक्निक सीखी थी? हमने ड्राफ्टिंग टेक्निक ये सीखी थी कि भाई सवाल के अंदर ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर होंगे
The company primary lender has imposed a financial covenant requiring the company to maintain a minimum profit margin of 8%. हाँ भाई, एक कोवेनेंट आ गया आपके ऊपर कितने का? 8% का। ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है। और अगर हम देखें तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर में हमारे पास इंसेंटिव और प्रेशर है। इंसेंटिव और प्रेशर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो डेट कोवेनेंट्स है। ऐसा ही है भाई। यार जैन साहब, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये कर ले डिस्कस। अगर मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है आपके सामने और अगर मैं ये पूरी फ़ाइल आपको दिखा रहा हूँ तो आप कहेंगे तो मैं आपको पर्सनली ईमेल भी कर दूंगा। ये जो पूरी फ़ाइल आ रही है आप कहेंगे मैं पर्सनली आपको ईमेल कर दूंगा। अभी जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कर लें यार, अगर आपकी इजाज़त हो बेटा। जैन साहब, अगर आपकी इजाज़त है मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फ्रॉड रिस्क फैक्टर। द कंपनीज प्राइमरी लेंडर हैज़ इम्पोज्ड अ फाइनेंशियल कोवेनेंट रिक्वायरिंग द कंपनी टू मेंटेन अ मिनिमम नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 8%। क्या यहाँ पे मेरे पास कोवेनेंट्स हैं? जल्दी से बता दो भाई। क्या सवाल से ये पूरी इन्फॉर्मेशन कॉपी करके, क्या सवाल से ये पूरी इन्फॉर्मेशन कॉपी करके मैं आपके यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर में लिख सकता हूँ? जल्दी से बता दो। और फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर में लिखने के बाद उसको मैं कनेक्ट कर दूं कि भाई ये तो जो है वो कोवेनेंट्स हैं, ये तो डेट कोवेनेंट्स हैं। और ये डेट कोवेनेंट्स कहाँ पे आते हैं? देयरफॉर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फ्रॉड बिकॉज मैनेजमेंट मे हैव। क्या है भाई? जल्दी से बता दूं। मैनेजमेंट के पास क्या है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दूं। इंसेंटिव या प्रेशर। इंसेंटिव या प्रेशर किस चीज़ का है? इन्वेंट्री चोरी करने का या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का? टेक्निक समझ आ रही है ये? तो अगर ड्राफ्टिंग टेक्निक पे मेहनत करी होगी तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना यार। जिस बच्चे को पता होगा कि पहले क्या लिखना है, दूसरे, तो वो जो आपने मुझे रीज़न बताई थी ना कि सर हम सोच रहे थे, तो सोचने वाली तो बात ही नहीं थी। सोचने वाली बात इसलिए नहीं थी बिकॉज ये तो वो सवाल था जिसके अंदर अगर आपको ड्राफ्टिंग टेक्निक पता हो। अच्छा, ये अगर आप ड्राफ्टिंग टेक्निक मेरे बच्चों देखो तो क्या ये ड्राफ्टिंग टेक्निक एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आइजर 240 का स्ट्रक्चर है? तो क्या आइजर 240 हमने ऐसे ही पढ़ा था? ऐसे ही पढ़ा था ना भाई आइजर 240। अगर आइजर 240 हम ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर हम आइजर 240 को इस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं कि जी आप जो है वो रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करते हो। और फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो है या तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होते हैं या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता है। और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंसेंटिव या प्रेशर होता है, अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ से मैंने डेट कोवेनेंट उठाया, इसको लिंक करा इंसेंटिव प्रेशर से, उसको लिंक करा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। क्यों? बिकॉज मुझे फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो हो गई मेरी ड्राफ्टिंग भाई। अच्छा, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसके बाद वो आपसे कह रहा है भाई, उसके बाद वो आपसे एक और इन्फॉर्मेशन कह रहा है एट द सेम टाइम। अब एक और इन्फॉर्मेशन है भाई। एट द सेम टाइम द कंपनीज टॉप 3 इंटरनेशनल कस्टमर्स हैव एंटर्ड इनटू एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट विद अ लोअर कॉस्ट मैन्युफैक्चरर ऑपरेटिंग इन अ नेबरिंग जुरिस्डिक्शन। क्या यहाँ पे भी आपके पास कोई इंसेंटिव या प्रेशर है बच्चों? क्या यहाँ पे भी कोई इंसेंटिव या प्रेशर है मेरे बच्चों? भाई आपके 3 कस्टमर्स छोड़ के जा चुके हैं। क्या आपके सेल्स और प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे? अगर आपकी सेल्स कम होंगी तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। और जब प्रॉफिट कम होंगे तो क्या आपके प्रॉफिट मार्जिन्स, चूंकि फिक्स कॉस्ट तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो क्या आपके प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम हो जाएंगे भाई? मतलब क्या इस इंफॉर्मेशन की वजह से कंपनी के पास कोई इंटेंशन है फ्रॉड करने की? सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड लिखा हुआ आ रहा है ये वर्ड भाई। तो क्या सवाल, अच्छा अगर इसकी भी ड्राफ्टिंग अगर मैं देखूं मेरे बच्चों, अगर मैं इसकी भी ड्राफ्टिंग देखूं तो क्या सवाल से मैं ये इन्फॉर्मेशन कॉपी करके, सवाल से इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके मैं यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लिख लूँ? और जब उसको लिख लूँ तो फिर कह दूँ कि ये इंसेंटिव और प्रेशर है। और अगर इंसेंटिव और प्रेशर तो मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगी। क्या ये लिख सकता हूँ? सेम टेक्निक है जो पहले सवाल करते थे वही सवाल कर रहे हैं। सिर्फ सेल्स मैनेजर आर गिविंग अग्रेसिव सेल्स टारगेट, इस लाइन को हटा के जो हमने पुरानी ड्राफ्टिंग करी थी उसकी जगह सवाल से हमने रिस्क फैक्टर उठा के कर दिया। ऐसा ही है भाई। लेकिन अगर मैं सवाल को देखूँ तो सवाल में एक और मसला है बच्चों। ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है, ये मेरे पास फ्रॉड रिस्क 1 है और जो मेरे पास ब्लू से लिखा हुआ है वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर 2 है। क्या इन दोनों को मर्ज करके भी मैं एक रिस्क बता सकता हूँ? क्या इन दोनों को मर्ज नहीं करना चाहिए? ग्रीन और ब्लू मर्ज नहीं होना चाहिए? कि भाई अब आप पूरी पिक्चर देखें कि अगर कोवेनेंट ब्रीच हो रहे हैं, अगर जो है वो लेंडर ने एक फाइनेंशियल कोवेनेंट डाला है और कस्टमर भी छोड़ के चला गया है, तो यहाँ पे उसके पास एक इंसेंटिव और प्रेशर है कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है। क्लियर हो? सेकंड चीज, during discussion the CFO stated that he exclusively retains the administrative access to the ERP's top level adjustment module.
He explained that this arrangement is necessary because year-end accruals relating to potential contract incentive involve significant management judgment. Accordingly, such adjustments are processed personally by him on the final day of the reporting period to avoid unnecessary internal speculation. साइम देखें यही गलती करी ना आपने, फ्रॉड रिस्क फैक्टर ही आपने आइडेंटिफाई, वो कह रहा है आइडेंटिफाई, सवाल की रिक्वायरमेंट सुनना जो मैंने आपको ड्राफ्टिंग टेक्निक बताई थी, आइडेंटिफाई। तो जब आपने अपनी ड्राफ्टिंग में ये लाइन लिखी, ये आइडेंटिफाई करी है, और फिर उसके बाद सवाल की अगली रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन, और फिर उसके बाद जो आपने ये लाइन लिखी, ये आपने पूरा एक्सप्लेन करा है मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो सवाल की दो रिक्वायरमेंट थी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। तो जो पहला कॉलम था वो आइडेंटिफिकेशन का था कि आपने सवाल से कॉपी कर ली एक इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है आपको पता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होता है। ऐसा ही है भाई। अच्छा मेरे बच्चों जल्दी छेती 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 क्या करें भाई इसका सवाल में कितने फ्रॉड रिस्क है? क्या सीएफओ के पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की? बच्चों क्या सीएफओ के कंसीडरिंग कि उसको प्रॉफिट मार्जिन, चीफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और कोवेनेंट भी किससे लिंक्ड होते हैं? फाइनेंशियल कोवेनेंट भी किस चीज से रिलेट करते हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और फाइनेंशियल कोवेनेंट, क्या ये दोनों वर्ड आपस में मिलते जुलते लग रहे हैं भाई? तो क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की? क्यों अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज उसका एक इंसेंटिव है कि वो कोवेनेंट ब्रीच ना हो जाए। तो एक सवाल आपके पास आ गया अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्यों है? बिकॉज कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रिव्यू नहीं कर रहा है इसके काम को। भाई इंटरनल, वो याद आ रही है इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन? इंटरनल कंट्रोल क्यों बनाए जाते हैं? ताकि प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। ऐसा ही था भाई। तो एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आप क्या बनाते हो? आप कंट्रोल। तो जब कंट्रोल है ही नहीं, क्या ये कंट्रोल है? एक्सक्लूसिवली रिटेन। क्या कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है? क्या कोई ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल है? अब देखो ना, अगर आप चीज़ों को 240 को इंटरनल कंट्रोल के साथ जब कनेक्ट करोगे तो पूरी दुनिया लिख सकते हो, लेकिन हर काम मानते हो? पता है कितने लोगों ने इसको प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल से लिंक करा कि देयर इज अ लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, देयर इज नो ऑथराइजेशन अप्रूवल, देयर इज नो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, देयर इज नो ओवरसाइट बाय दोस्त। बिल्कुल ऑनेस्ट लेके बताइएगा। लेकिन पता है क्यों नहीं किया आपने बच्चों? आपने क्यों नहीं किया? आपको रीज़न पता है इसका? आपने इसलिए नहीं करा बिकॉज आप जो है ना, क्या इंटरनल कंट्रोल मुश्किल लगता है? मुश्किल टॉपिक, आसान टॉपिक नहीं है। क्या इंटरनल कंट्रोल मुश्किल लगता है? मुश्किल है ना। तो पेपर में आप अपना एक माइंडसेट बना के चले गए। क्या माइंडसेट बना के चले गए? क्या मुश्किल है? और जब पेपर में आप ये माइंडसेट बना के चल गए मुश्किल है, तो जो इंटरनल कंट्रोल की एक बेसिक सी नॉलेज जो 8 क्लास के बच्चे को पता होगी, आप वो तक पेपर में नहीं लिख पाए। मेरे बच्चों खुदा का वास्ता है, जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपना माइंडसेट आपको ऐसा रखना है कि आप चैंपियन हैं। सही है, आप ये पेपर पास कर सकते हैं, आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे और आप ये पेपर पास कर लेंगे। यार मैंने अभी है ना पूरे नॉर्थ साउथ यूरोप में मैंने कोई शायद 150-200 लोगों को जो ग्रेजुएट्स आए थे हमारे पास, सही है, जो ग्रेजुएट्स आए थे उनको मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी, और मैंने उनको ऑडिट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी। यार मैं उनको देखता हूँ और मैं जब आप लोगों को देखता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि यार मतलब आप लोगों का जो लेवल है ना, वो बहुत एक हाई लेवल है, मतलब बहुत माशाल्लाह एक हाई लेवल है। आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़हीन, जीनियस, मेहनती, सही है। और इनको जब मैंने चीज़ें बताई, उनको कुछ ना ऑडिट का आइडिया, ना कुछ पता रिस्क क्या होता है, प्रोसीजर्स क्या होता है, कुछ भी नहीं, सही है। और ये रीज़न था कि उनको ट्रेन करने के लिए उन्होंने मुझे कहा डेलॉयट ने कि यार आप जो है पूरे एनएससी रीजन को जो है आप ट्रेन करें, सही है। तो मैंने उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी। लेकिन आपको पता है क्या, ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर ये आपसे अच्छे ऑडिटर बन जाएंगे। ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर आप भी ऑडिट फर्म में जाएंगे, ये भी ऑडिट फर्म में जाएंगे, लेकिन ये आपसे अच्छे ऑडिटर बन जाएंगे। उसका रीज़न पता है क्या है? सिर्फ माइंडसेट का, सिर्फ और सिर्फ। उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल है ही नहीं। उनका माइंडसेट ही ये है कि जी एक चीज़ है, ठीक है, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, पूछेंगे, कर लेंगे, सही है। हमारा माइंडसेट क्या है? हमारा माइंडसेट ये कि हम इतना कुछ पढ़ने के बाद ही हमारा माइंडसेट ये हो जाता है कि यार हमें कुछ नहीं आता, हम फेल हो जाएंगे, हम पेपर में स्ट्रेस ले लेते हैं, हम फेल हो जाएंगे, हम पेपर पास नहीं कर सकेंगे। बच्चों जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ दुनिया का कोई टीचर, सही है, कोई आमिर जुनैद बंगाली, कोई भी आपको जो है वो कामयाब नहीं करा सकता। क्या ये बात समझ आती है? और ये बहुत मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना, जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, दुनिया में आपको कोई भी शख्स कामयाब करा ही नहीं सकता। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, आप कहें कि यार ये छोटी मोटी चीज़ें, पेपर ही तो है, 50 से तो लेना 100 में से क्या मुश्किल है। ज़िंदगी में आगे ऐसे मरहले भी आएंगे जिसमें आपके पास ये 50 मार्क्स वाली गुंजाइश नहीं होगी, आपने 100% लेना है भाई। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसमें आप सोचें, मैंने एक पाकिस्तान में अभी रिसेंटली है ना, मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट किया था।
अब आप इमेजिन करें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट किया और बाद में जो है वो इसका क्वालिटी रिव्यू हुआ। क्वालिटी रिव्यू का मतलब ये है कि ICAP वगैरह आते हैं और ICAP वगैरह आके आपकी फ़ाइल को जो है वो रिव्यू करते हैं। सही है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार 70% भी ऑडिट अच्छा हो गया ना तो ठीक है? क्या मैं अपने पार्टनर को ये कह सकता हूँ या मेरा पार्टनर मुझे ये कह सकता है? आप सोचें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता अगर ICAP कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग लेके आ जाए कि जी एडवांसेस के ऊपर गलत काम किया हुआ है, डिपॉजिट के ऊपर अलग काम किया हुआ है, क्या ये बर्दाश्त हो सकेगा? नहीं, आगे जाके ज़िंदगी ऐसी आएगी बेटा जिसमें 100% है। 50% तो अभी ये खेलने कूदने की उम्र है तो इसमें 50% है। आगे जाके तो ऐसे चैलेंजेस आएंगे और ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपका पास 50-60% नहीं है बच्चों, 100% है। और उसमें सेकंड अटैम्प्ट भी नहीं है, या तो सेकंड अटैम्प्ट है ना, फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी हट गई, चीज़ें भी हट गई, वो थोड़ी है फिर आगे जाके। समझ आ रही है बात आपको? यार मैं ना एक ज़बरदस्त बात बताता हूँ। मैं ना चूँकि डेलॉयट का जो हूँ ना, मैं सर्टिफाइड प्रैक्टिस रिव्यूवर हूँ। सर्टिफाइड प्रैक्टिस रिव्यूअर का ये होता है कि डेलॉयट जिस तरह हमारा ऑडिट करने आती है, सही है, कि फाइल्स वगैरह को देखते हैं, इस तरह हम पाकिस्तान से भी लोग हैं ना बाहर जाते हैं और करते हैं। तो जब मैं पाकिस्तान में था, मैं तब की बात बता रहा हूँ, अभी तो खैर माशाल्लाह पूरे नॉर्थ साउथ यूरोप रीजन का मैं प्रैक्टिस रिव्यूअर हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तान से गया था इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में मैंने जाके फ़ाइल का एक रिव्यू करना था, डेलॉयट इंडोनेशिया की फ़ाइल को रिव्यू करना था। सही है, और वो जिस बंदे की फ़ाइल थी ना, वो उस डेलॉयट इंडोनेशिया का सीनियर पार्टनर था। सीनियर पार्टनर से मतलब ये था वो फाउंडिंग पार्टनर था, और वो फाउंडिंग पार्टनर था, और उसकी फ़ाइल का जो है हम रिव्यू कर रहे थे, ये मेक श्योर करने के लिए जी क्या ऑडिट जो है वो आइज़ा के हिसाब से और डेलॉयट की मेथोडोलॉजी के हिसाब से हुआ ही नहीं हुआ। और आप यकीन करें, हमने उसकी फ़ाइल उड़ा दी थी। हमने कहा था यार कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड नहीं करे। यार बच्चों मुझे बताओ, पता है क्या, सिर्फ एक इशू की वजह से, सिर्फ एक इशू की वजह से हमने कहा कि नहीं यार, इसका इम्पैक्ट तो ऑडिट रिपोर्ट में भी आ सकता है, इसका इम्पैक्ट तो ओपिनियन में भी आ सकता है, आपने जो रिपोर्ट दी है वो सही नहीं। सिर्फ एक इशू की वजह से 99% ऑडिट उसका बिल्कुल ठीक था, 1% ऑडिट जो है वो उसका अप्रोप्रिएट नहीं था, जिसकी वजह से पूरी फाइल जो थी वो नॉन कंप्लाइंट हो गई। आप इमेजिन कर सकते हो यार? तो ये 50% एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेके आ जाओ, एक अपना माइंडसेट बना लो बच्चों, क्या कि यार मैं चैम्पियन हूँ, वो वाला चैम्पियन नहीं, सही है, मैं चैम्पियन हूँ और मैं इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को पास कर लूँगा। क्या इतना कर सकते हो? और ख़ानदान में, घर वालों में, दोस्त यारों में कोई कितना भी आपका मजाक उड़ा ले, सही है, कोई कितना भी आपका मजाक उड़ा ले, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए बच्चों। सही है, अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया बड़ी जालिम है यार। सही है, वो आपके साथ नहीं खड़ी होगी कभी। सही है, आपने ये जंग अपनी जो है वो खुद ही लड़नी है भाई, और खुद ही जीतनी है, ऐसा ही है। लेकिन सवाल में एक और मसला ये है कि सवाल में एक बार बार बड़ा लिखा हुआ है, इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। तो जब मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व होती है तो क्या एक और अपॉर्चुनिटी भी है CFO के पास कि वो फ्रॉड कर सकता है? तो उसके बाद जजमेंट है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जजमेंट है और कोई काम उसका रिव्यू भी नहीं कर रहा और कोविनेंट्स भी हैं। क्या इस इंफॉर्मेशन को प्लस इस एक्सक्लूसिव को प्लस इस प्रॉफिट मार्जिन 8% को क्या कनेक्ट करके भी मैं फ्रॉड कर सकता हूँ? कॉल्यूजन कैसे होगा फील्ड ऑडिटर साहब जब कोई बंदा ही नहीं है? CFO साहब अकेले एंट्री पास कर सकते हैं। यार ये पता है आपको मैनेजमेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट का मतलब क्या है? एस्टीमेट्स ना। कोई मसला नहीं है, स्मार्ट हैंडआउट की तरफ मूव करते हैं, कोई भी मसला नहीं है, स्मार्ट हैंडआउट की तरफ मूव करते हैं। एस्टीमेट्स इन्वॉल्व होंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी होगी? अपॉर्चुनिटी होगी तो क्या वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है? और जब ये सब कर रहा है तो क्या ये रिस्क फैक्टर्स है? बच्चों क्या हो गया? तो इस सवाल के अंदर जो है मेरे बच्चों, इस सवाल के अंदर जो है वो 2 रिस्क है। पहला, CFO साहब तन्हा और अकेले, कोई उनका काम रिव्यू नहीं कर रहा, वीक इनएफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, प्लस CFO साहब जिस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं उस एरिया में क्या इन्वॉल्व होते हैं? मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। और जब मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व होती है तो वो एस्टिमेट्स हैं, और जब एस्टिमेट्स है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, और जब उसके पास अपॉर्चुनिटी तो वो क्यों करेगा फ्रॉड? वो इसलिए करेगा बिकॉज एक उसका इंसेंटिव और प्रेशर है, प्रॉफिट मार्जिन 8% की तलवार जो उसके ऊपर लटक रही है। कितने बच्चों ने ये रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया था? गलतियां समझ में आ रही है? अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे आसान है आसान है आसान है, और हमने अब तक आधा सवाल पढ़ा तो 2 से 3 फ्रॉड रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करे, तो 9 में से 3-4 नंबर तो आप निकाल दे अपने। बड़ा लिख रहा है इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, नहीं। लेकिन बच्चे ने क्या करना है भाई? बच्चे ने जो है वो रट्टा लगाना है। किस चीज़ का रट्टा लगाना है? बच्चे ने रट्टा लगाना है एस्टिमेट्स का। एस्टिमेट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? नहीं। और किसी बच्चे ने सवाल में इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट नहीं करा।
उसने नहीं सोचा कि अगर CFO साहब के काम को कोई रिव्यू भी नहीं कर रहा और जो वो एंट्री पास कर रहा है वो नॉर्मल एंट्रीज नहीं है, वो स्टैंडर्ड एंट्रीज नहीं है, उसमें जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी कि वो फ्रॉड कर सकता है। और वो इसलिए फ्रॉड करेगा, ये रिस्क है मेरा, बिकॉज ऊपर जो एक तलवार लटक रही है, 2 में गए तो 1 को भूल गए। यस 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 यस, क्यों नहीं करना भाई। अच्छा, despite the publication of a recent industry report indicating a 12% increase in the defective fabric complaint across the apparel sector, the company has continued to apply historical sales return provision rates. Management has justified that this approach by referring to the wheel's robust quality control procedures, asserting that no material sales returns claims are expected. ओ भाई अलग अलग, ओ भाई तुम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, वर्टेक्स अपैरल लिमिटेड। सवाल में कहाँ लिखा हुआ है कि जी देयर आर 4 डिफरेंट सिनेरियोस इन द अबव सिनेरियो कह रहा है और एक्सप्लेन का कह रहा है आपको। थोड़ी तो कॉमन सेंस इस्तेमाल, वो यही समझने की कोशिश कर रहा है भाई, यही समझने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। मुझे बता दो, क्या इसमें कुछ याद करने वाला था? क्या कुछ पेपर में कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर याद नहीं आया तो इसलिए फेल हुआ है? या प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं हुई, या लिंकिंग उस लेवल की नहीं थी, या पता ही नहीं था कि ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या है? और ये पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। हाँ भाई, ये तो हमारे पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, ऐसा ही था ना। अ रिव्यू of the prior audit file revealed that 3 identified misstatement aggregating to rupees 2 million against the overall materiality of rupees 8 million। सॉरी हम ये सवाल पढ़ रहे थे। अब मुझे बताएं, इस सवाल के अंदर मेरे बच्चों, सेल्स रिटर्न प्रोविजन रेट्स, क्या इसमें भी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं? भाई सेल्स रिटर्न में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने लोग, तो क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है ये फ्रॉड करने की? और क्या उसके पास इंसेंटिव भी है फ्रॉड करने का? क्यों? क्या सेल्स रिटर्न का इम्पैक्ट प्रॉफिट मार्जिन में आएगा? बताओ ना। तो क्या उसके पास इंसेंटिव और प्रेशर है? कितने लोगों ने 2 रिस्क आइडेंटिफाई करे और पहले पॉइंट से कनेक्ट करा कि यार इसका इम्पैक्ट तो प्रॉफिट मार्जिन से कनेक्ट कर रहा है, और कितने लोगों ने नहीं करा? तो जो 9 नंबर का सवाल आपको लग रहा था कि आसान है, इजी है, ये पहले पेपर में पहले सवाल में हमें रीज़न समझ आ रही है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। यार बच्चों, क्या सेल्स रिटर्न का इम्पैक्ट प्रॉफिट मार्जिन में आएगा? कॉमन सेंस वाली बात कह रहा हूँ मैं। अ रिव्यू ऑफ द प्रायर ऑडिट फाइल रिवील्ड दैट 3 आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एग्रीगेटिंग टू ₹2 million अगेंस्ट द ओवरऑल मटीरियलिटी ऑफ ₹8 million remained unadjusted. At the time, the CFO commented that auditing is about a big picture, not clerical nuances, and that the requesting adjustment for such difference would distract the finance team's focus from more strategic matters. क्या इससे आपको लग रहा है कि एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन की वजह से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क हो सकता है? अगर CFO साहब आपको ऐसी बात कह दें कि भाई मेरे लिए मैटर नहीं करती है 2-4 मिलियन की मिस स्टेटमेंट, और उसका एटीट्यूड ये गया मिस स्टेटमेंट मतलब एक चीज़ गलत है तो गलत रहने दो, तो सोचो इसके अलावा उसकी टीम उसको कितनी आके मिस स्टेटमेंट बताती होगी, तो आपको क्या लगता है वो उसमें भी क्या बोलता होगा? उसमें भी ये बोलता होगा कि यार मतलब अब तो आपको उसके एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन से ये इम्पैक्ट आ रहा है कि जिसने शायद जो है कंपनी में जो है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? ईमानदारी से बताओ अपने आप को, इस 9 में से कितने मार्क्स दोगे? अब ICAP के पास जाने की ज़रूरत है, ICAP से पेपर चेक करवाने की ज़रूरत है, इतना डिटेल में बेटा ICAP भी नहीं बताएगा। अब समझ आ रहा है कि अगर हम 9 में से 3, 4, 5 लेट से 40-41% मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, तो समझ आ रहा है कि हमारे क्यों 41-42 मार्क्स आ रहे हैं पेपर में। और ये सबसे आसान सवाल था, सही है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ मूव करें। ICAP कोड ऑफ एथिक्स, ये सबसे डिफिकल्ट था। कहाँ से यार, ये तो आसान सवाल था। ताला क्या हो गया यार? You are the engagement senior on the audit. सवाल की रिक्वायरमेंट, in the light of ICAP's code of ethics, identify and discuss the fundamental principles affected and the threats arising from the above scenario. सवाल की 2 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल बता दो, और फिर उसके बाद जो है बता दो कौन सा थ्रेट है। तो अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर हम देखें तो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। हाँ, तो इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी हो गया ना। प्रोफेशनल बिहेवियर। थ्रेट हमारे पास कौन कौन से होते हैं भाई? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट। ऐसा ही है। इंटेग्रिटी, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। ऑब्जेक्टिविटी, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायसनेस, conflict of interest or undue influence of others. To be straightforward and honest because of biasness, conflict of interest or undue influence. ये बच्चों ये क्या सवाल था? ये तो एक बेसिक सवाल था भाई।
ये तो एक बेसिक सवाल था। ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन स्टेज ऑफ द ऑडिट द मैनेजमेंट इंसिस्ट दैट द सर्टन की एस्टिमेट्स रिलेटिंग टू इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस शुड रिमेन अनचेंज फ्रॉम द प्रायर। मैनेजमेंट इंसिस्ट कर रही है कि जो प्रोविजन का अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा लास्ट ईयर से। क्यों? ऑन द बेसिस दैट दे वर एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर लास्ट ईयर। ऑडिटर ने लास्ट ईयर इसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब इस साल भी इसको आपने क्या करना है, इस साल भी आपने उसको एक्सेप्ट करना है। मैनेजमेंट इंसिस्ट कर रही है इस चीज़ के ऊपर। प्लस द एंगेजमेंट मैनेजर एडवाइजेस द ऑडिट। एंगेजमेंट मैनेजर अब ऑडिट टीम के पास जाके कह रहा है, मैनेजमेंट ने मैनेजर को बताया, मैनेजर जो है ऑडिट टीम को कहता है नॉट टू चैलेंज दी एस्टिमेट्स एग्रेसिवली, स्टेटिंग दैट द रिविजिटिंग दिस मैटर वुड इम्प्लाई दैट द फर्म्स प्रायर जजमेंट मे हैव बीन इनकरेक्ट। बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है। इंटेग्रिटी में हमारे पास जो कीवर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ये बेसिक चीज़ है ना भाई। इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिव, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज जजमेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। बच्चों इतना पता है ना, अगर इतना पता है आपसे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मुझे बताओ कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। आप अपने पास सामने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लिख लें। आपने अपने सामने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लिखे भाई। अब बच्चा अब ये तो इतना अब सुनिएगा मेरी बात को, वही वाली बात, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब बच्चे ने बैठ के जो है वो कोड ऑफ एथिक्स में, ये रहा ना कोड ऑफ एथिक्स हमारा, ये एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट का फ्लो चार्ट, ये की ऑडिट पार्टनर, ये रिसेंट सर्विस, ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, ये प्राइवेट इंटरेस्ट एंटिटी, ये करंटली सर्विंग एज अ डायरेक्टर, ये आपके पास जो है बिजनेस रिलेशनशिप, ये आपके पास जो है वो लोन्स एंड गारंटीज का फ्लो चार्ट। ओ भाई बेसिक से आपसे सवाल पूछ रहा है, 5 ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल में से मुझे बता दो कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल हिट हो रहा है। सही है, सवाल की इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी, इसको थोड़ा साफ करते हैं। बच्चों खुद ही बता दो, क्या सवाल में इंटेग्रिटी फंडामेंटल प्रिंसिपल हिट हो रहा है? मुझे ईमानदारी से बता दो, क्या ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी हिट हो रही है? वो उसके इन्फ्लुएंस पे आके अपनी टीम को कह रहा है कि अग्रेसिवली नहीं करना। ऑडिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट नहीं हो पा रहा। वो ये नहीं कह पा रहा लास्ट ईयर गया रात गई बात गई, वो ये मुंह से नहीं कह पा रहा। क्या ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी पे भी डाउट है कि अगर लास्ट ईयर गलत था तो आप कॉम्पिटेंट नहीं थे? क्या ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी पे भी डाउट है मेरे बच्चों? टीम को कहा जा रहा है, क्या प्रोफेशनल बिहेवियर, क्या इससे आपका प्रोफेशन डिस्क्रेडिट होगा? क्या आप ये कह रहे हो कि यार जान दियो, हाँ एस्टिमेट्स को अग्रेसिवली रिव्यू ना करो, ये प्रोफेशनल बिहेवियर है आपका? और क्या मुझे इससे बताएं क्या, और ये मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए बिकॉज मेरा एक थ्रेट है जिसका नाम क्या है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दो मेरे बच्चों। एक थ्रेट है जिसका नाम क्या है? एक और थ्रेट है जिसका नाम क्या है? एक और थ्रेट है, वो इंसिस्ट कर रही है मैनेजमेंट, देख लो चेंज नहीं करना। और ये सारी की सारी बातें मैं क्यों मान रहा हूं? ये सारी की सारी बातें मैं क्यों मान रहा हूं? तो आपने क्या लिखना था? आपने लिखना था भाई कि जो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो इंटेग्रिटी है। बिकॉज जो ऑडिट इंगेजमेंट टीम है, जो इंगेजमेंट मैनेजर है, वो ऑनेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। सही है, वो ये मैनेजमेंट को नहीं बता पा रहा है कि लास्ट ईयर का अगर गलत था तो इस बार भी जो है वो नंबर चेंज हो सकता है। सही है, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड हो रही है। क्यों इंपेयर्ड हो रही है? बिकॉज उसकी जजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जजमेंट क्या कि अगर इस साल का प्रोविजन ज़्यादा होना चाहिए वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है? बिकॉज वो मैनेजमेंट के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ रहा है। सही है, प्लस अगर पिछले साल एक मिस स्टेटमेंट थी या पिछले साल का नंबर गलत था या इस साल का नंबर गलत है या सही है, तो इसका मतलब है इंगेजमेंट टीम के पास वो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है। प्लस 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 इंगेजमेंट टीम, एक ऑडिटर, एक पार्टनर, एक मैनेजर अपनी टीम को ये कह रहा है कि यार हल्का हाथ रखो, सही अग्रेसिवली हमने इसको नहीं करना है। इसका मतलब है कि जी मेरा प्रोफेशन, ये डिस्क्रेडिट कर रहा है मेरे प्रोफेशन को। और ये क्यों कर रहा हूं मैं? और थ्रेट क्या है? इसकी वजह थ्रेट ये होगा कि जी चूंकि मैं पिछले साल का काम कर चुका हूं और पिछले साल में ओपिनियन दे चुका हूं, तो मैं उसी को अगर रीवैल्यूएट कर रहा हूं तो मेरे पास एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा। प्लस ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैनेजमेंट मुझे इंसिस्ट कर रही है, मैं उसके अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ रहा हूं, इंटिमिडेशन थ्रेट। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैं चेंज वगैरह करूं तो कल को वो ऑडिटर चेंज कर दे तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। बच्चों समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? हमने आधा घंटा पढ़ा है अभी, आधा घंटे में 2 सवाल करें और हमें जो है वो हमारी थोड़ी सी चीज़ें हमें समझ आ रही है कि हम फेल हो क्यों रहे। मुझे बताओ कोई किताब, जो क्लास के स्टार्ट में सवाल पूछ रहे थे, कोई रट्टा कुछ याद आ रहा है यहाँ पे? कुछ फ़ायदा है? कोई किताब, कोई रट्टे वाली चीज़ क्वेश्चन 2 में फ़ायदा है? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ओपन बुक पॉलिसी होती तो आप तब भी नहीं लिख पाते। अगर मैं इस सवाल के लिए भी आपको ओपन बुक पॉलिसी दे दूँ
की किताब लेके जाएं, आप तब भी नहीं लिख पाते। क्यों? बिकॉज आपने उस डायरेक्शन में मेहनत करी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, इसका आंसर थोड़ी लिखा हुआ है वहाँ पे। क्या किसी किताब में लिखा हुआ है कि पॉइंट 3 को पॉइंट 2 से कनेक्ट करना, पॉइंट 2 को पॉइंट 1 से कनेक्ट करना? अब हमारे पास, अब ये एक वाहिद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक वाहिद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक वाहिद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सही है। इसका पार्ट बी, इसका भी अगर मैं पार्ट बी पढ़ता हूँ, पूरे इस पेपर में 9 नंबर का सवाल आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया, उसमें से भी ये जालिम ने जो पार्ट बी दिया है ना 5 नंबर का, ये शक्ल से तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से ज़्यादा मुश्किल सवाल है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड identifying risk of material misstatement. Also explain why risk identification is considered a dynamic and continuous process rather than a one-time exercise. इसकी ज़बरदस्त बात बताऊँ मैं सवाल की। वो कह रहा है अब ये लग रहा थ्योरी है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों ने कहा कि जी हमें तो कहा गया था कि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो वो फ़ौरन से करके 20, 30, 40, 50, 60, 70 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लेना, सही है। बच्चे ने सबसे पहले ये वाला सवाल उठा लिया कि भाई 9 नंबर है, ये 9-10 नंबर हैं, ये उठा के मैं पास कर लेता हूँ, सही है। अब वो कह रहा है कि जी जो आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो और जो रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, इसमें रिलेशनशिप बताओ। तो जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूँ किस चीज़ की, एनवायरनमेंट की, एंटिटी की, इंटरनल कंट्रोल की, ये अंडरस्टैंडिंग मैं इसलिए ऑब्टेन करता हूँ बिकॉज दैट अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसा ही है, मैं जब तक ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करूँगा मैं रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकूँगा। और ये जो मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूँ ये कहलाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, बिकॉज दैट विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई एंड असेस। सुनना मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या याद करोगे यार। देखो, टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल, तो इससे मुझे क्या पता चलता है, रिस्क फैक्टर, एंड दैट रिस्क फैक्टर विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्लियर हो बच्चों? अब वो आपसे कह रहा है कि ये जो काम है आप ये काम सिर्फ प्लानिंग में क्यों नहीं करते और ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है। हाँ भाई, इसका आंसर सिंपल है, इसी में लिखा हुआ है। कहाँ गया भाई? रिविजन ऑफ रिस्क, द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द एग्जर्शन लेवल मे चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट as additional audit evidence is obtained. The auditor shall revise the assessment and modify the further planned audit procedure accordingly. For example, ISA 240, for example ISA 550 लिखा था ये भाई, लिखा था नहीं, रट्टा ज़बरदस्त लगाया हुआ था लेकिन लिखा नहीं था। जब कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है और सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, तो जो पहला प्रोसीजर है वो ये है कि रिस्क असेसमेंट को आपने रिवाइज करना है। जब हम रिलेटेड पार्टी में जाते हैं, आइजा 505, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 505 परफॉर्मेंस फेज है, प्लानिंग फेज में रिस्क आइडेंटिफाई किया था, परफॉर्मेंस फेज है, परफॉर्मेंस फेज में कंफर्मेशन भेज रहे हो, कंफर्मेशन मैनेजमेंट भेजने नहीं दे रही, तो उसकी वजह से अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज कर रहे हो। थोड़ा सा और आगे चलो, आइजा 550 में जब जाते थे और जैसे ही न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती थी तो पहले प्लानिंग फेज में रिस्क आइडेंटिफाई कर चुका हूँ मैं। रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद मैं परफॉर्मेंस फेज में दाखिल होकर परफॉर्मेंस फेज में प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूँ, और जब प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूँ तो प्रोसीजर परफॉर्म करके मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती है तो मैं अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करता हूँ। तो इसका मतलब हो गया 240 भी था, 505 भी था, 550 भी था। कुछ समझ आ रहा है हम फेल हो क्यों रहे हैं, सब्जेक्ट है क्या, कैसे लिंक करना है। और जो वो स्टार्टिंग में कह रहा था ना कि सर आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, बेटा मैं चैलेंज करता हूँ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहा है वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ले, 60-70% उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट है वो इन्हेंस करेंगे, और किसी तरीके से उसी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से, उसी एक 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट से मैंने आपको पूरा ऑडिट का सिलेबस पढ़ाया है। तो बेटा मेहनत मैंने भी करनी है, मेहनत आपने भी करनी है। डन हो गया। ये एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 6, ये आसान था मुश्किल था? बच्चों सुनिएगा, योर फर्म इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ नोवा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंड डेट 31 दिसंबर 2025। NML manufactures the engineered plastic components through a continuous production process comprising multiple stages, including molding, finishing, and final assembly.
During the final quarter of the year, NML experienced a frequent machinery breakdown and shortages of skilled technical staff. These operational disruptions resulted in reduced production volumes, increased reprocessing of work in process, and higher material wastage, resulting in the increased production cost. Identify the key audit issues relating to cost of goods sold arising from the above scenario. अगर हम सवाल पढ़ें तो सवाल में गोइंग कंसर्न भी एप्लीकेबल है, अगर हम सवाल पढ़ें तो सवाल में जो है वो पीपी वगैरह की फ्रीक्वेंट मशीनरी ब्रेकडाउन जो है वो भी रेलिवेंट है। ऐसा ही है। हाँ बच्चों, क्या लिखा था इसमें? इम्पेयरमेंट किस चीज़ की हुसैन? पार्ट बी में गोइंग कंसर्न के पॉइंट्स लिखे थे, हालांकि सवाल वो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। बच्चों मेरी बात सुनो, जो एक्सपेंसेस हैं आपके, वो अगर आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जा रहे हैं तो क्या वो इनडायरेक्टली आपके इन्वेंट्री का पार्ट बन रहे हैं? हाँ या ना? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ। आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो जितना आप अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या वो अल्टीमेटली आपके इन्वेंट्री में पार्क हो रहा होगा? बच्चों ऐसा ही है। बच्चों कॉमन सेंस वाली बात है ना, ऐसा है नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। आइडेंटिफाई द की ऑडिट इशू रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अराइजिंग फ्रॉम द अबव सिनेरियो. Frequent machinery breakdown with shortage of skilled technical staff. This operational disruption resulted in the reduced production volumes, increased reprocessing of work in process, and higher material wastage, resulting in an increased production cost. और चूंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है तो ये सारी की सारी कॉस्ट कहाँ पे पार्क हो रही है, और कह रहा है रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ। तो ये सारी की, तो पहला इशू क्या है? पहला इशू ये है कि सारी की सारी कॉस्ट मैनेजमेंट ने कहाँ पार्क कर दी होगी? जल्दी से बता दें, सारी की सारी कॉस्ट मैनेजमेंट ने कहाँ पार्क कर दी होगी? बच्चों जल्दी से बता दें, क्या ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पार्क होनी चाहिए? भाई वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारी कॉस्ट आती है ना। ये कुछ आपको लगता है कि यार ये सारी की सारी कॉस्ट जो है एलोकेट होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में? क्या ये मैं कह सकता हूँ इशू 1 के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो कॉस्ट एलोकेट हुई है, इशू ये है कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पर्टेन नहीं करती? बच्चों क्या सही कह रहा हूँ? अच्छा, और फिर उसके बाद अगर मैनेजमेंट की इस साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है तो क्या अल्टीमेटली उसका इन्वेंट्री का बैलेंस ज़्यादा हो रहा होगा? कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ। क्या अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री के अकाउंट में कॉस्ट ऑफ, तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से इन्वेंट्री का बैलेंस ज़्यादा होगा? क्या इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड लग रही है आपको एग्जिस्टेंस की वजह से? क्या एग्जिस्टेंस की वजह से, कंप्लीटनेस की वजह से, राइट्स की वजह से, या वैल्यूएशन की वजह से इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो रही है? क्या ये इतने की बिकेगी? क्या ये इतने की बिकेगी? क्या लग रहा है आपको? इन्वेंट्री क्या हो चुकी है आपकी? अगर कुछ कॉस्ट एलोकेट कर भी दे इन्वेंट्री में, हाँ बच्चा इन्वेंट्री के इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर पढ़े हुए थे, पेपर में लिखे थे, ओपन बुक भी होता तो क्या ये सवाल कर सकते थे? समझ आ रहा है? इस सब्जेक्ट के बारे में अपना परसेप्शन क्लियर कर लो, सब्जेक्ट के बारे में अपना परसेप्शन क्लियर कर लो। सही है? ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको सबसे पहले सोचना होगा कि सवाल के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपने डायरेक्ट आंसर पे जंप नहीं करना है, आपने सोचना है कि सवाल पूछ क्या रहा है आपसे। सही है? अब सवाल के अंदर थोड़ी सी चीज़ें देखो। अगर आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम्स कम हुई हैं तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि भाई मेरे पास जो है वो 1 लाख की फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है और मैं साल में 10,000 की प्रोडक्शन करूंगा जो मेरी बजटेड कैपेसिटी है, तो हर एक यूनिट प्रोड्यूस होगा तो मैं 10 रुपये की कॉस्ट जो है उस यूनिट में एलोकेट करूंगा। इस साल मैंने 10,000 प्रोडक्शन नहीं करी, मैंने सिर्फ 1,000 प्रोडक्शन करी है। जब 1,000 प्रोडक्शन करी है तो हर यूनिट बना रहा हूँ तो मैं 100 रुपये उसको एलोकेट करूँगा। क्या स्टैंडर्ड इसको अलाउ करता है? क्या IS2 आपको इस चीज़ पर अलाउ करता है? क्या IS2 आपको अलाउ करेगा कि इन्वेंट्री में इतनी चीज़ें डाल दो कि वो इसको ओवरस्टेट कर दो? वो कहता है नहीं भाई नहीं, ये आप नहीं कर सकते, इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करें जो इनिशियल एस्टिमेट किया था, बकिया जो 90 रुपये है उसको सीधा आप चार्ज करें। अब नॉर्मल कॉस्ट है आपकी, ये नॉर्मल कॉस्ट नहीं है आपकी, इसको डायरेक्ट PNL में चार्ज करें, इसको इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाए आप। क्लियर हो बच्चों? तो इसके प्रोसीजर्स थे क्या? मैनेजमेंट से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्केड्यूल ले सकते हैं? भाई जवाब दे दें। क्या सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या सैंपल सेलेक्ट करने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं? क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मैं नेचर ऑफ एक्सपेंस को देख लूँ? क्या स्पेसिफिकली नेचर ऑफ एक्सपेंस में ये देख लूँ कि कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो इनएफिशिएंसी से पर्टेन करता है, एबनॉर्मल नेचर का है?
उसके बाद मैं जाके क्या मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लूँ कौन कौन सी कॉस्ट एलोकेट करी है, कौन सी नहीं करी और क्यों करी है? क्या इन्वेंट्री में जाके मेरे बच्चों मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझ लूँ कि भाई आप बताएं आप किस तरीके से इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करते हैं, क्या वो IS2 के कंसिस्टेंट है? क्या मैं सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस देख सकता हूँ मेरे बच्चों? जल्दी से बता दो। क्या मैं मैनेजमेंट की एजम्पशंस को चेक कर सकता हूँ कि एजम्पशन रीजनेबल है? बच्चों ईमानदारी से बता दो, इस सवाल में अपने आप को कितने मार्क्स दोगे आप? तो क्या मसला हुआ? मसला ये हुआ कि अगर इसकी वजह से मेरी इन्वेंट्री लिंक कर रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से, भाई डेबिट क्रेडिट होता है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कुछ कॉस्ट ऐसी है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पर्टेन नहीं करती। सवाल की रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सही है भाई। आओ एक और सवाल पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, योर फर्म इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ स्पेक्ट्रा पैकेजिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। SPL is engaged in the manufacture and sale of industrial packaging material and historically operates solely as a manufacturing entity. SPL routinely undertakes internal research and development R&D activities to support its manufacturing operation. During the audit, the management disclosed that one of the SPL's director hold a significant interest in Orient Trading Private Limited. Management further informed the audit team that during the year, SPL transferred an ongoing R&D project relating to a new biodegradable packaging material to OTL as part of a strategic realignment of group activities. The transfer was carried out at a market value based on an independent valuation. The consideration for the transfer was recorded as income during the year. Evaluate the transaction with OTL and discuss the audit issues arising from it. Discuss the substantive audit procedure or should perform to address the issue identified in part A. हाँ भाई, क्या ये ट्रांजैक्शन, सुनिएगा मेरी बात को, क्या ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिलेटेड पार्टी के साथ है? क्या रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या वो आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? आर्म्स लेंथ नहीं आएगा इस पे, इंसान के बच्चे बन जाओ, आर्म्स लेंथ नहीं आएगा इसमें। क्या वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? क्यों? बिकॉज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो बिजनेस है वो सवाल में कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है कि कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मटीरियल, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मटेरियल। और ट्रांजैक्शन क्या करी और सेल क्या कर दिया है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो इसका बिजनेस है उस बिजनेस से डेविएट कराई है तो हराम नहीं है, गुनाह नहीं है। बस मसला ये है कि ट्रांजैक्शन जो है वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो क्या इशू 1 क्लियर है और क्या इसके प्रोसीजर्स क्लियर है? इशू 2 क्या है बच्चों? या सबने ये लिखा था या कोई किसी ने मिस कर दिया? ये सबने ये लिखा था ना भाई, कहाँ गया हमारा समरी यार? हमारे पास ये रहा ना, ISA 550 रिलेटेड पार्टी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट टू इवैल्यूएट बिजनेस रैशनल टर्म्स एंड कंडीशन, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली अकाउंटेड, ट्रांजैक्शन अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड। ये काम कर लिया? कितने लोगों ने नहीं करा ये काम? रजब क्यों? इशू 2 क्या था मेरे बच्चों? इशू 2 क्या था? आर्म्स लेंथ मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि आर्म्स लेंथ तब लिखेंगे जब सवाल में लिखा हुआ हो कि मैनेजमेंट एफएस में डिस्क्लोज कर रही है कि वो आर्म्स लेंथ, अदरवाइज आर्म्स लेंथ नहीं आएगा। दूसरा इशू बता दूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पक्का बता दूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पछताओगे तो नहीं? कितने लोगों ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर एक्सपर्ट लिखा था और कितने लोगों ने नहीं लिखा था? सवाल में कह रहा है वो बंदा कह रहा है बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन, बेस्ड ऑन पूरे सवाल में सिर्फ ये एक वर्ड ऐसा था जिसकी वजह से ISA 620 मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिट एक्सपर्ट जो है वो एप्लीकेबल हो रहा था। तो दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि अगर ये वैल्यूएशन गलत हुई तो अमाउंट भी गलत हो जाएगी रिकॉर्ड फाइनेंशियल्स में। तो आपका प्रोसीजर क्या होगा? आप एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करेंगे। हाँ भाई, ऐसा ही है ना? एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करेंगे, उसके काम को इवैल्यूएट करेंगे कि क्या उसका काम एडिक्वेट है कि नहीं है। सर ये भी लिखना था? नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखना था पेपर में। मतलब आप सवाल तो पढ़ें यार। वैल्यूएशन हुई, वैल्यूएशन की अमाउंट जो है वो इनकम में रिकग्नाइज कर दी, आप अकाउंटिंग के पीछे चले गए और भाई सामने कह रहा है इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन है। हाँ भाई, कितने मार्क्स दोगे अपने आप को इसमें? और अभी भी जो लिखा है वो पता नहीं वो सही लिखा है कि नहीं लिखा, अभी तो हम तुक्के लगा रहे हैं ना। तभी मैं कह रहा हूँ बेटा, जो टेस्टिंग सिस्टम है उसके ऊपर फोकस कर लो, जो क्विज मॉक दूंगा वो कर लो, वो इससे एक लेवल नस्ली होंगे। उसने आज तक आपको रिलेटेड पार्टी में एक्सपर्ट पूछ के नहीं दिया,
उसने कभी भी रिलेटेड पार्टी मतलब आयजा 550 और आयजा 620 को मर्ज करके नहीं दिया, दे दिया इस बार उसने। अगली बार 550 को 570 गोइंग कंसर्न के साथ मिक्स करके दे देगा। बाकी आखिरी सवाल आपका गोइंग कंसर्न का था, अच्छा था, ऊपर रिपोर्टिंग के सवाल थे। तो बच्चों यार मुझे थोड़ा सा बताओ, मुझे ईमानदारी से बताओ कुछ। अब बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे 45 आ कैसे गए। और देखें बच्चों, इसमें मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं है। ये कन्फेस करने के लिए, अगर ज़िंदगी में कुछ तरक्की करनी ना बेटा, कन्फेस कर लो कि गलती हो गई है, सही है। अगर पता चल गया ना यार कि गलती हो गई, ठीक है, सही डायरेक्शन में पढ़ा नहीं, पेपर का परसेप्शन पता नहीं था, गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा था, गलती अगर आपको गलती पता चल गई ना बच्चों, आप यकीन करें आप एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बना के जो है ना इंशाल्लाह इस बार पास कर लेंगे, सही है। कोई भी इसमें बुरी बात नहीं होती, कोई भी इसमें ऐसा नहीं होता कि यार क्या कहते हैं मैं तो हो ही नहीं सकता, सही है, कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप ये कहें कि यार क्या कहते हैं फरहान। अगले उसमें हम रिपोर्ट का क्वेश्चन भी कर लेंगे, चूँकि टाइम थोड़ा सा कम है, आखिर के 5-10 मिनट हम इस चीज़ को देते हैं। क्या आपके कोई सवाल हैं, क्या कोई क्वेश्चंस हैं? कुछ बच्चों एक ईमानदारी से सारे बच्चे जवाब दे दो, कुछ फ़ायदा हुआ सेशन का? एटलीस्ट मेरे बच्चों ये अफसोस नहीं होगा आपको कि आपने अगले 6 महीने वापस एक गलत डायरेक्शन में मेहनत कर ली। क्या ये बात समझ आती है? आपको पता चल गया यार क्यों फेल हो रहा हूँ, सवाल पिक नहीं हो सका, सवाल क्यों पिक नहीं हो पा रहा, सही है। सोचना, जितना सोचोगे ऑडिट को उतना पास होगा, बिल्कुल। बस मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे आपकी ज़िंदगी के 2 घंटे चाहिए थे, और इसीलिए चाहिए था कि मैं आपको ये बता दूं यार कि अगर, और मैं ये काम बहुत सालों से करता आ रहा हूँ, शायद आके अपना अभी आंसर भी नहीं अपलोड किया है, सही है। और ये काम मैं हमेशा बहुत सालों से करते आ रहा हूँ, इसीलिए करता आ रहा हूँ भाई कि बच्चे को बता दूं मैं कि बच्चा फेल हो क्यों रहा है, सही है, ताकि वो डायरेक्शन समझ आ जाए यार। साइम वो हर हफ्ते मेहनत करेंगे हम, उसके ऊपर हर हफ्ते जो है हमारी मेहनत होती रहेगी, चीज़ें होती रहेंगी, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मेरी तरफ से आपको स्मार्ट प्लान आ जाएगा, अगले हफ्ते से हमारा क्विज़ मॉक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं 1 हफ़्ता आपको दूंगा कि जो स्मार्ट प्लान है उसको फॉलो करें, सही है, और फिर उसके बाद जो है हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। मैं ग्रुप वगैरह पे ऐड हूँ, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरा आपके पास एक फुल फ्लैश टीए है जो फर्गसन का है, केपीएमजी का है, और वो भी आपके सारे सवालात को एड्रेस कर रहा होता है। स्मार्ट प्लान मेरा बच्चा 1 हफ़्ते कल तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। मिलके चलेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह लाजमी होगा बच्चों, सही है। यार देखो बच्चों, मैं एक बात बताऊं, मैं एक चीज़ बताऊं तुम्हें, सुनोगे? यार 20 पर्चे में से ना मेरे 12 पर्चे फेल थे, पता है, लेकिन 12 पर्चों में से जो मेरे 11 पर्चे थे ना, वो 11 पर्चे मेरे सेकंड अटैम्प्ट में पास हो गए। एक पेपर जो था ना, जो मेरा थर्ड अटैम्प्ट में पास हुआ है, मतलब पूरे 20 पर्चों में एक ऐसा वाहिद पर्चा जो थर्ड अटैम्प्ट में पास हुआ है, और मेरी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट हुआ करती थी। वो सब्जेक्ट कौन सा था पता है बच्चों? वो सब्जेक्ट था एडवांस ऑडिट। वो CFEP 6 का जो आपका एडवांस ऑडिट है, ये वो सब्जेक्ट था। मुझे तीसरी अटैम्प्ट लगी है इस सब्जेक्ट को पास करने में। और मैंने ऐसे मैं 16 साल से इस प्रोफेशन में हूँ यार, 16 साल से ऑडिट फर्म में हूँ। मैंने ऐसे अपने सीनियर्स देखे हैं यार कि 10-10 साल हो जाते थे, 8-8 साल हो जाते थे, पेपर पास नहीं होता था, सही है। और काफ़ी एक मुश्किल और टेक्निकल पेपर होता है, सही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि जिस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हो रहा हूँ, उस प्रोफेशन में मैं 16 साल गुजार लूँगा, सही है। और उस प्रोफेशन में मैं इस सब्जेक्ट का एक टीचर भी बन जाऊँगा, सही है। और इस सब्जेक्ट के बेसिस पे या इस प्रोफेशन के बेसिस पे मैं माशाल्लाह दुनिया भर में जो है वो ऑडिट वगैरह भी कंडक्ट कर रहा हूँगा, और डिलॉयट की तरफ से जो है वो प्रैक्टिस रिव्यूअर भी, और जो है वो सर्टिफाइड ट्रेनर भी, ये सारी की सारी चीज़ें कर सकूँगा। बच्चों हमेशा याद रखना, फेलियर सिर्फ टेम्प्रेरी है, सही है। आगे आपके पास बहुत सक्सेस है इंशाल्लाह, ठीक है। तो मायूस ना होइएगा, मेहनत करते रहिएगा, चीज़ों को आइडेंटिफाई करिएगा। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसका फ़ायदा उठाएं, सही। अल्लाह ने आपको जहन दिया है, उसका फ़ायदा उठाएं। सिर्फ इतना सोचें कि फ़ेल हो क्यों रहे हैं और आगे क्या करना है कि आप इंशाल्लाह पास कर जाएंगे, सही है। जो मैंने आपको पहले बताया मोटिव का, अपने वालिदैन को सामने रखें यार, उनका एक मकसद सामने रखें। जब ये 4 चीज़ें सामने रखेंगे, 2 चीज़ें सही करेंगे यार, आप लाजमी इंशाल्लाह कर लेंगे। यार मलिक, तुम एक ही चीज़ अगर 100 बार पूछोगे तो बेटा मुझसे स्किप होंगी ना। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि यार अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना। मुद्दसिर बेटा मैं रिप्लाई कर दूंगा, सही है। व्हाट्सएप पे कोई चेंज नहीं आई है बेटा, कोई मटेरियल चेंज नहीं आई है। और मलिक उमर साहब, वालेकुम अस्सलाम। आयज़ा के आपके लेक्चर्स लेने के बाद उनको तैयार कैसे करना है, काइंडली ये गाइड कर दें प्लीज़। बेटा जब आप लेक्चर लोगे तो लेक्चर लेने के बाद आपको वॉल्यूम 1 के जो डिटेल नोट्स होंगे उसको रेफ़र करना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 के डिटेल्स नोट रेफ़र कर लोगे तो फिर आपके पास जो स्मार्ट हैंड आउट 1 पेजर होगा उसको रेफ़र करना होगा। क्लियर हो मलिक? बिल्कुल काफ़ी होगी बेटा। नेक्स्ट वीकेंड भी सेशन होगा और वीकडे में भी सेशन होगा। कोई और सवाल बच्चों? जो स्मार्ट लेक्चर है वही लेना है। हुसैन, ये आप असेस कर लें, अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो आप देख लें।
बट एटलीस्ट वो प्रैक्टिस और टेस्टिंग होगी, वो इंपॉर्टेंट है। सेशन जो है वो यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा, पोर्टल में भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है होता, ड्राफ्टिंग हर ऐसा के साथ साथ हो रही होगी। जहन कोशिश करेगा थोड़ा सा लिंक करके पढ़ें तो इंशाल्लाह पास होगा। जी मुदस्सिर हर वीक होगा बच्चों, कुछ फ़ायदा हुआ सेशन का, कुछ एटलीस्ट आइडेंटिफाई हुआ, कब हमने कहाँ मेहनत करनी हो। चलो बच्चों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कोई भी सवाल हो आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह एड्रेस भी कर दूंगा, आंसर भी कर दूंगा। चलें बच्चों, थैंक यू सो मच। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह जो आपको कुछ चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर मेहनत करिएगा, इंशाल्लाह लास्ट भी पास करेंगे आप। थैंक यू सो मच।